गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ। देखिए कल यानी पिछले वीडियो में हमने लेफ्ट के विषय में गतिमान लेफ्ट जब स्थिर होती है तो उस अवस्था में किसी व्यक्ति या वस्तु का आभासी भार उसके वास्तविक भार के बराबर होता है। फिर इसके बाद हमने कहा कि जब कोई लेफ्ट, हमने ये जाना कि जब कोई लेफ्ट एक समान वेग से ऊपर चलती है तो उस अवस्था में उस पर उपस्थित व्यक्ति का आभासी भार उसके वास्तविक भार के बराबर होता है। इसके बाद अगला टॉपिक हमारा, जब लेफ्ट एक त्वरण से ऊपर की ओर गतिमान होती है तो उस अवस्था में उस लेफ्ट में स्थित व्यक्ति का आभासी भार उसके वास्तविक भार से कुछ अधिक महसूस होगा, यानी प्रतीत होने लगता है। फिर इसके बाद अगला टॉपिक हमारा था कि यदि कोई लेफ्ट ए त्वरण से भी, देखिए ए त्वरण से नीचे की ओर आ रही है तो उस अवस्था में व्यक्ति का आभासी भार उसके वास्तविक भार से कुछ कम प्रतीत होता है। इसके बाद तो कंडीशन भी हमने लिखाई थी, अब पढ़ लीजिए। उसी के आगे आज हम पढ़ते हुए आए देखते हैं संगामी बल। तो संगामी बल क्या होते हैं, आओ इसके विषय में देखें। हम समझते हैं क्या है कि देखिए, जब एक ही बिंदु पर, ये मान लीजिए बिंदु, एक ही बिंदु पर लगे हुए दो या दो से अधिक बल जब कार्यरत होते हैं तो इस उभयनिष्ठ बिंदु पर लगे समस्त बलों का सदिश योगफल यदि शून्य है तो ऐसे बलों को ही संगामी बल कहते हैं। फिर से एक बार दोबारा सुनिए। जब एक ही बिंदु पर लगे दो या दो से अधिक बलों का, जब एक ही बिंदु पर दो या दो से अधिक बल कार्यरत हों और इस उभयनिष्ठ बिंदु पर लगे हुए समस्त बलों का सदिश योगफल शून्य हो तो ऐसे बलों को ही संगामी बल कहते हैं। आप देखिए बलों का संतुलन, बलों के संतुलन के विषय में जानते हैं। बलों का संतुलन, बलों का संतुलन, अब इसके विषय में, यदि किसी वस्तु पर कई बल एक साथ कार्यरत हैं और उन सभी बलों का सदिश योगफल शून्य हो तो इस अवस्था में लगे बलों का संतुलन निम्न होगा। जैसे माना बल देखिए F1, F2, F3, डॉट डॉट डॉट, कई बल लगे यानी Fn तक लगे हुए हैं। तो अगर एक ही वस्तु या एक ही बिंदु पर अनेक बल लगे हों परंतु इन सभी बलों का सदिश योगफल शून्य हो तो उस अवस्था में इन सभी बलों का संतुलन देखिए किस प्रकार होगा। ये हो जाएगा, ये परिणामी बल है F इक्वल F1 प्लस F2 प्लस F3 प्लस डॉट 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 प्लस Fn। अब चूंकि इनका सभी का सदिश योगफल शून्य अर्थात परिणामी बल F इक्वल 0 होगा, तो अब इस H के स्थान पर ये 0 रख देंगे तो ये बन जाएगा हमारा F1 प्लस F2 प्लस F3 प्लस डॉट 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 प्लस Fn। या इसी को हम इस तरह भी लिख सकते हैं, या F1 प्लस F2 प्लस F3 प्लस डॉट 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 प्लस Fn इक्वल 0। ये बन जाएगा इस तरह बलों का संतुलन। अब देखिए इससे आगे बढ़ते हैं, बलों का परिणामी ज्ञात करना। बलों का परिणामी कैसे ज्ञात करते हैं? बलों का परिणामी
याद करना। हाँ, तो देखिए, यदि या मान लीजिए, माना किसी बिंदु पर एक साथ तीन बल, माना किसी बिंदु पर एक साथ तीन बल F1, F2, या तथा F3 लगे हैं। ठीक है, तो इनका देखिए कार्यरत है, या फिर से एक बार दोबारा, यदि किसी बिंदु पर या किसी बिंदु पर एक साथ तीन बल F1, F2 तथा F3 लगे हैं या कार्यरत हैं, तो इनका देखिए परिणामी बल क्या होगा। ये हो जाएगा F1 प्लस F2 प्लस F3 इक्वल 0। या इसी को हम इस तरह भी लिख सकते हैं, F3 इक्वल माइनस F1 प्लस F2। देखिए यहाँ से ये स्पष्ट हो जाता है कि तीन संगामी बलों से के प्रभाव में, देखिए तीन संगामी बलों के प्रभाव से किसी पिंड का संतुलन के लिए यह आवश्यक है कि उनमें इन्हीं दो बलों का योग तीसरे बल के बराबर होगा, लेकिन दिशा में विपरीत होता है। देखिए कि संतुलन के लिए आवश्यक है कि इन्हीं दो बलों का परिणामी तीसरे बल के बराबर व विपरीत दिशा में हो। ठीक है, अब इनको यदि तीन बलों के बीच बने कोण अल्फा, बीटा व गामा हो, तो देखिए अब इसमें आइए, ये बल है आपका F1 और ये हो गया आपका बल F2 और ये बल हो गया F3। और देखिए F1 F2 के बीच का कोण अल्फा है, F2 और F3 के बीच का कोण बीटा है, F3 और F1 के बीच का कोण गामा है। तो तीनों बलों के अगर ये कोण हैं, तो देखिए इनका संतुलन इस प्रकार होगा, यानी वेक्टर F1 अपॉन साइन अल्फा इक्वल F2 यानी साइन बीटा इक्वल F3 अपॉन साइन गामा। ये इस तरह संतुलित हो जाते हैं। अब इसके आगे हम देखिए बढ़ते हैं, आप देखेंगे घर्षण बल क्या है। जो आप जाते हैं घर्षण बल, फ्रिक्शन फोर्स, घर्षण बल, फ्रिक्शन फोर्स। अब इसमें पहले फिगर के माध्यम से देखते हैं। ये यंत्र विमान की कोई वस्तु है, ये देखिए वृक्ष तल है, वस्तु का भार mg नीचे की ओर होगा और इस वस्तु का तल के लंबवत ऊपर की ओर प्रतिक्रिया बल R होगा। या पूरा कह सकते हैं अभिलंबवत प्रतिक्रिया बल है। तो देखिए घर्षण बल क्या है, जब किसी वृक्ष तल पर या किसी तल पर जब कोई वस्तु किसी दूसरी वस्तु के सतह पर फिसलती है अथवा गति करती है, फिर से सुनिए ध्यान से, जब कोई वस्तु किसी दूसरी वस्तु की सतह पर फिसलती है
या गति करती है, तो दोनों वस्तुओं के स्पर्शी तलों के बीच एक बल उत्पन्न हो जाता है जो वस्तु की गति का विरोध करता है, अतः इस विरोधी बल को ही घर्षण बल कहते हैं। कैसे, ध्यान से सुने दोबारा। जब कोई वस्तु दूसरी वस्तु की सतह पर फिसलती है या गति करती है, तो दोनों वस्तुओं के संपर्क तलों के मध्य एक बल उत्पन्न हो जाता है। वह बल गतिशील वस्तु की गति का विरोध करता है, अतः इस विरोधी बल को ही हम घर्षण बल कहते हैं। और इसकी दिशा, घर्षण बल इधर लगेगा, इसमें देखिए इधर ये Fs, और ये वस्तु की गति के वस्तु यदि इधर गतिशील होती है, ये गति की दिशा है, गति दिशा। फिर दोबारा, जब एक वस्तु दूसरी वस्तु की सतह पर फिसलती अथवा गति करती है, तो दोनों वस्तुओं के संपर्क तलों के बीच एक बल उत्पन्न हो जाता है जो इस गति की, यानी इस वस्तु की गति का विरोध करता है। देखिए, गैर वस्तु की गति इस दिशा में है, लेकिन जो दोनों वस्तुओं के संपर्क तलों के बीच बल उत्पन्न हुआ उसकी दिशा इसके जस्ट पीछे है। तो इस प्रकार ये इसको केवल वस्तु जब इस तल पर गति करती है, तो इस गति के कारण इन दोनों के संपर्क तलों के बीच में एक विरोधी बल उत्पन्न हो जाता है, जिसे ही हम घर्षण बल कहते हैं। ठीक, और ये घर्षण बल खुरदुरे तलों में अधिक तथा चिकने तलों पर कम होता है। इसी प्रकार सूखे तल पर घर्षण बल अधिक और गीले तल पर घर्षण बल कम होता है। तो मेरे समझ में आ गया कि आप लोग समझ गए कि घर्षण बल क्या है। अब घर्षण बल की उत्पत्ति का क्या कारण है वो देखिए। दो वस्तुओं के संपर्क तलों के मध्य उनके अणुओं के बीच होने वाली अन्योन्य क्रिया के कारण घर्षण बल उत्पन्न होता है। जैसे दो वस्तुओं के संपर्क तलों के मध्य उनके अणुओं के बीच होने वाली अन्योन्य क्रिया के कारण घर्षण उत्पन्न होता है। अब आते हैं, देखिए, सीमांत घर्षण। सीमांत घर्षण यहाँ पर लिख सकते हैं हम, ये है सीमांत घर्षण। बल की दिशा में आरोपित ये बल ज्ञात हो गया। देखिए, जब कोई वस्तु, ध्यान दीजिएगा, किसी तल पर ध्यान दीजिए, जब वृक्ष तल पर स्थित वस्तुओं पर आरोपित बल मान धीरे धीरे बढ़ाया जाता है। देखिए, ये वस्तु वृक्ष तल पर स्थित थी और इस वस्तु पर F बल लगाकर बल के मान को धीरे धीरे बढ़ाया जाता है, तो इसमें उत्पन्न ये घर्षण बल धीरे धीरे बढ़ जाता है। लेकिन इस बल को धीरे धीरे बढ़ाते जाएं तो एक अवस्था ऐसी आती है कि उस समय इस वस्तु का जो बल लग रहा है, उस बल के कारण ये वस्तु इस तल पर ठीक फिसलने की स्थिति में आ जाती है। तो उस अवस्था में जब ये वस्तु तल पर ठीक फिसलने की स्थिति में होती
होती है उस अवस्था में इसके पीछे की ओर, इसके गति के पीछे की ओर लगने वाला बल ही सीमांत घर्षण बल कहलाता है। जैसे जब रुक्ष तल पर स्थित वस्तुओं पर आरोपित बल के मान को धीरे धीरे बढ़ाया जाता है, ठीक है, बढ़ाया जाता है तो वस्तु क्या है उस तल पर, यानी ठीक जब फिसलने की स्थिति में आ जाती है उस अवस्था में दोनों वस्तुओं के संपर्क तलों पर पीछे, यानी वस्तु की गति के विपरीत दिशा में जो बल उत्पन्न होता है उसे ही हम सीमांत घर्षण बल कहते हैं। और ये सीमांत घर्षण बल जो होता है उसके अविलंबवत प्रतिक्रिया बल कार के अनुक्रमानुपाती होता है एस एफ प्रोपोर्शनल आर। अब इसको हम एफ एस इक्वल म्यू एस आर, और चूंकि आर इक्वल क्या होता है एफ जी, इसलिए ये बन जाएगा हमारा एफ एक्स इक्वल म्यू एस एम जी। इस तरह हम, ये क्या है, एक नियतांक है जिसे घर्षण गुणांक कहते हैं। तो अब इससे आगे अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।